नमस्कार, इंडियन एनालिसिस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। देश में किसानों को लेकर एक बार फिर सियासत गर्मा उठी है। एक और देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर किसान आंदोलन की तैयारी में है, तो वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की केंद्रीय कृषि मंत्री को खरी खरी सुनाने के बाद विपक्ष ने सरकार को निशाने पर लेना भी शुरू कर दिया है। तो देश में एक बार फिर किसानों का आंदोलन भड़क रहा है और किसान एक बार फिर सड़क पर उतरने के लिए तैयार है। तो किसानों का आंदोलन थम नहीं रहा है और देखा जाए तो एक बार फिर देश की राजधानी दिल्ली में किसान आंदोलन की तैयारी में है। और वही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की केंद्रीय कृषि मंत्री को खरी खरी सुनाने के बाद विपक्ष ने भी सरकार को निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। तो देश में एक बार फिर भड़क रहा किसानों का आंदोलन और क्या है इस नई सियासत के मायने, इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अमित तावरे जी, बीजेपी से मीडिया पैनलिस्ट डॉक्टर प्रेम व्यास जी और किसान नेता पारस साहू जी। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर प्रेम व्यास जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी और आपसे जानना चाहेंगे कि क्या बात है, अन्नदाता खुश क्यों नहीं और एक बार फिर किसान आंदोलन की तैयारी में है। देखिए दिव्या जी, पहले पूरा घटनाक्रम समझना पड़ेगा। पूर्व में अगर किसान एमएसपी की बात हुई थी तो 22 फसलों पे लगभग एमएसपी दी जा चुकी है। उसके पूर्व में 29 सदस्यीय टीम बैठी थी जिन्हों के पास में बहुत सारे मुद्दे थे जिनको हल करना थे। निश्चित रूप से उन सदस्यों का जो है रिजल्ट आए उसके पूर्व में 22 फसलों पर एमएसपी दी जा चुकी है और उसके साथ ही किसान के हित में निर्णय लगातार सरकार ली जा रही है। मुझे लगता है एक पक्षीय बात निश्चित रूप से आदरणीय धनखड़ जी ने कुछ प्रश्न कर रहे हैं जिनके जवाब भी उनको समय आने पर पटल पर दिए जाएंगे, क्योंकि पूर्व में आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान ने जितने भी मुद्दे थे किसान से संबंधित उसको प्रखरता से रखा था। पर आज अगर प्रश्न करा, बिल्कुल आशान्वित हूं कि जो हमने कार्य करा है वो धरातल पर है, उसको लेकर हम किसानों के मध्य में भी जा रहे हैं और आम जनता के मध्य में भी जा रहे हैं। देखिए, किसान सम्मान निधि की बात हुई थी तो लगातार जारी है। 6,000 केंद्र की तरफ से, 6,000 सभी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों की तरफ से, लेकिन कांग्रेस शासित राज्यों की तरफ से नहीं है। दूसरी बात है कि फसल बीमा योजना लगभग 4 करोड़ किसान उससे लाभान्वित हुए। मिट्टी हेल्थ स्कीम कार्ड्स की बात उसमें थी, लगभग 23.58 करोड़ कार्ड्स बने। इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रो मार्केट से किसानों को जोड़ने की बात थी। ऑनलाइन जो रिकॉर्ड बिक्री हुई है वो लगभग 3 लाख करोड़ की ऑनलाइन बिक्री हुई है। और उसके बाद में प्याज और बासमती को लेकर कुछ समय पूर्व निर्णय लिए गए, एमईपी हटाया गया, 40% जो निर्यात शुल्क था उसको 20% किया गया। गन्ने को जो है अलग अलग भाग में 2.80 लाख करोड़ रुपए के आसपास किसानों को दिया गया। किसान संपदा योजना से जोड़ा गया, लगभग 48 लाख किसान लाभान्वित हुए। तो निश्चित रूप से जो कार्य किए धरातल पर है। समस्या तब आती है कि जब एक लेकिन प्रेम व्यास जी, उसके बावजूद भी तो बात यहाँ पर यह है कि अन्नदाता खुश नहीं है और एक बार फिर आंदोलन के लिए तैयार है वो। देखिए, निश्चित तौर पर इसीलिए मैंने कहा कि संवेदनशील मुद्दा है। पूर्व में किए गए वादों के अनुसार ही कार्य कर रहे हैं। स्वामीनाथन आयोग, स्वामीनाथन जो ट्वीट आया था 2018 में, उसमें स्पष्ट कहा गया था कि अधिकतर मांगे उनके अनुरूप है जिनको मान लिया गया। और हमने समिति के निर्णय आने के पूर्व में 22 फसलों पर एमएसपी दे दी है ताकि उन किसानों को कहीं भी लाभ से वंचित ना हो पाए। जब तक समिति के निर्णय आते हैं, 29 सदस्यीय समिति पूरे घटनाक्रम पे कार्य कर रही है। पूरे भारत में चूंकि 127 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है और सबके वातावरण के अनुसार तय करना, एमएसपी और एमएपी के मध्य में पहुंचाना तो निश्चित रूप से कठिन टास्क है। चूंकि 1955 में नेहरू जी ने बनाया था, उसके बाद से जो है स्वामीनाथन आयोग की 2005-6 की रिपोर्ट 11-12-13 में उसको कांग्रेस ने नकार दिया, लेकिन हमने 17-18 के बाद उस पर कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। निश्चित रूप से कुछ समय और लगेगा और जो किसान हित में हम निर्णय लेते आ रहे हैं वो किसानों के समक्ष, किसानों को उससे अवगत किया जा रहा है। पूर्व में भी चर्चा करके एक निराकरण निकाला गया था, लेकिन मैं बता रहा हूँ समस्या सिर्फ इसलिए होती कि 19 दिसंबर को रामलीला मैदान में 1 लाख किसान एकत्र हुए थे लेकिन उपद्रव नहीं हुआ था। भोपाल में लगभग 20,000 किसान एकत्रित हुए थे लेकिन उपद्रव नहीं हुआ था। हैदराबाद, गुजरात लेकिन यहाँ पर बात ये भी है ना कि अब राष्ट्रपति इस मामले को लेकर सवाल उठा रहे हैं। अगर देखा जाए तो किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं, इस बात को लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ही सवाल उठा रहे हैं और अगर उन्होंने सवाल उठा लिया है तो विपक्ष तो सवाल उठाएगा ही। देखिए, निश्चित तौर पर हमारा सम्माननीय नेता है, उन्होंने पूछा है, उन्होंने प्रश्न पूछा है कि क्या क्या कार्य हुए। अब मुझे लगता है कि समुचित जवाब देने का भी अवसर देना चाहिए। जो घटनाक्रम उनके सामने प्रदर्शित हुआ है उसको लेकर उन्होंने त्वरित प्रतिक्रिया दी है। लेकिन इसीलिए मैंने कहा कि पूर्व में शिवराज सिंह जी चौहान ने पटल पर अभिभाषण के माध्यम से
जो किसान हित में निर्णय लिए गए थे उसको प्रदर्शित कराए, अभी तक क्या कार्य किए गए निश्चित रूप से इसको भी प्रदर्शित कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि धैर्य रखने की आवश्यकता है और जो कार्य किए गए वो जनता और किसानों को अवगत करने की आवश्यकता है। यहाँ पर मात्र अगर राजनीति की जाएगी तो इसीलिए मैंने कहा कि पूर्व में जो घटनाक्रम हुआ, दिल्ली की सड़कें जाम और किस तरह से व्यापार बाधित हुआ था, तो कहीं कोई निर्णय की उसमें वांछित निर्णय नहीं निकल पाता। निश्चित रूप से धैर्य रखकर सरकार द्वारा जो किए कार्य गए हैं उसका अनुमोदन अनुकरण करें और जो नई योजना है जो सरकार अभी प्रदर्शित करने वाली ठीक है प्रेम व्यास जी, चलिए ठीक है, इसे लेकर अभी तावरे जी से जवाब ले लेंगे, उनका क्या कहना है। अमित जी देखिए, जिस तरीके से मेरे भाई ने बड़े ही जोशीले अंदाज में आपके सवालों का जवाब देने का कोशिश किया है और शिवराज जी को बचाने की कोशिश की है, पूरी भारतीय जनता पार्टी को नीति की रक्षात्मक तरीके से बचाव करने की कोशिश करी है। यदि ये सब बातें सच थी, इनमें थोड़ी भी सच्चाई थी, तो जिस मंच से देश के उपराष्ट्रपति ने, जो कि देश के द्वितीय नागरिक भी हैं, हमारे सम्माननीय हैं, शिवराज जी ने जवाब क्यों नहीं दिया? क्या शिवराज सिंह जी को ये सब बातें नहीं मालूम? वो जवाब देते उपराष्ट्रपति जी को। ये बात शिवराज सिंह जी को भी मालूम है। ये लोग लगातार बोलते हैं इसमें राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, तो क्या देश के उपराष्ट्रपति जब सवाल उठा रहे हैं तो क्या वो भी राजनीति कर रहे हैं? कहाँ गया वो आपका कृषि कर्मण अवार्ड, जो लगातार सीना तान कर मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि किसान पुत्र ने लगातार मध्य प्रदेश को कृषि कर्मण अवार्ड दिलाए हैं। हम तो लगातार कहते थे ये आंकड़ों की बाजीगरी है, किसान की दुर्दशा है। मैं कहता हूं कि जब सभी जगह आपके हिसाब से राम राज्य है, तो फिर किसान क्यों बार बार अपनी मांगों को मनवाने, इतनी भरी ठंड में भूख प्यास को सहकर, आपकी लाठियां सहने को, आपके अत्याचार सहने को दिल्ली की ओर रुख करते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि लगभग 2014 से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 2003 से यदि 15 महीने को हटा दें तो लगातार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पंच से लेकर प्रधानमंत्री आपका है। मध्य प्रदेश में 29 में से 29 सांसद आपके हैं, 160 से ज्यादा विधायक मध्य प्रदेश में आपके हैं। जब यहाँ आप कोई काम नहीं कर पा रहे हो, इतना अपार बम्पर बहुमत के बाद, और जिस मुख्यमंत्री को आप लोग कहते थे ये तो किसान पुत्र हैं, मुझे लगता है कि देश के बाकी जगह की राज्यों की आखिर क्या हालत होगी ये देश का किसान ही समझ सकता है। और मुझे लगता है वो किसान जो 24 घंटे मेहनत कर इस देश के लिए, हमारे देश में तो वो नारा होता है कि जय जवान जय किसान, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि देश में आज जवान। इसका जवाब प्रेम व्यास जी से ले लेते हैं। प्रेम व्यास जी क्या कहेंगे? अमित जी कह रहे हैं कि इतनी ठंड में अत्याचार सहने के लिए, लाठियां सहने के लिए किसान आंदोलन करेंगे, और लगातार देखा जाए तो पहले भी इतनी बड़ी ठंड में किसान जो है वो आंदोलन कर रहे थे, ठंड पड़ रही थी, तब भी किसान लाठियां सह रहे थे। नहीं दिव्या जी, देखो मैं उस पूरे घटनाक्रम में जाना नहीं चाहता हूँ। कई चैनल्स पे प्रसारित हुआ था कैनेडियन झंडों के साथ में, और उसके बाद प्रश्न चिन्ह उठा था और उसके बाद ये स्लोगन दिए गए थे कि जैसे ठोका था इंदिरा को वैसे ठोकेंगे मोदी को। उसके बाद में प्रश्न अर्जित हुए थे, उसके पूर्व में एक भी प्रश्न नहीं हुआ था। निश्चित रूप से किसानों के साथ में बात कर रहा हूं, और आज आदरणीय धनखड़ जी की बात कर रहे हैं। आदरणीय धनखड़ जी की मिमिक्री करते हुए आदरणीय राहुल गांधी जी को सभी टीवी चैनल्स के माध्यम से दिखाया गया था। उस समय असम्मान था। निश्चित रूप से उन्होंने किसान हित की बात करी है और पूर्व में किए गए वादों के अनुकरण के अनुसार उन्होंने कहा है कि कहां का क्या क्या कार्य हुआ। अब उसके देने के लिए एक विधिवत प्रक्रिया होती है। यहाँ नहीं होता कि दुपे कोई टॉक शो चल रहा है तो वो जवाब दे देंगे। वे पटल पर खड़े होकर आंकड़ों के साथ में पूरा उसका जवाब देंगे, और निश्चित रूप से उसके लिए थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। अगर सिर्फ मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो पूरे भारत में जब 2275 रुपए में गेहूं बिक रहा था पूरे भारत में, मध्य प्रदेश की संवेदनशील सरकार थी जिसने 125 रुपए मिला के बोनस के 2400 रुपए दिए। वहीं आपके 18 माह की सरकार थी, 165 रुपए बोनस की बात थी, और जब किसानों ने आंदोलन करा तो आपने उनको जेल में ठोस दिया था। ये अमूमन फर्क है आपके द्वारा किए गए कृत्यों और हमारे द्वारा किए गए कृत्यों में। मध्य प्रदेश में एक भी किसान की मृत्यु हुई हो
किसी कारण किसी इस ऐसे दोष के कारण वहीं आपकी कर्नाटका सरकार रिकॉर्डेड 1200 किसानों ने आत्महत्या करी है। किसान सम्मान निधि भारतीय जनता पार्टी प्रेमदास जी, शासित चलिए राज्यों ठीक में है। मिल रही है। पारस साहू जी का रुख करना चाहेंगे। पारस जी, अगर आपसे जानना चाहेंगे कि देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर किसान आंदोलन की तैयारी में, और आप किसान नेता हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या मांगे हैं किसानों की? नहीं, किसानों की मांगे है अभी दिल्ली में जो चल रहा है एमएसपी सहित जो नोएडा क्षेत्र में जो जमीन अधिग्रहण किया है उसका 4 गुना दर से मुआवजा दिया जाए, और ये लोकसभा में पारित भी है। और जो अधिग्रहित हो गया है, जिसकी जमीन लिया जा चुका है, उसको भूमिहीनों को पुनर्वास की मांग है। साथ ही साथ रोजगार देने की बात है। और जो हाई पावर कमेटी ने निर्णय लिया है उसे मानने की बात है, और शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। और सरकार तानाशाही पूर्वक उसको दमन कर रहा है जैसे वो आतंकवादी हो। अभी भाजपा प्रवक्ता बोल रहे थे कि हम सभी मांगे मान लिए हैं, एमएसपी की बात कर रही थी। तो एमएसपी बताओ कहीं भी ढंग से खरीदी नहीं हो रही है। हमारे छत्तीसगढ़ में सरकार द्वारा समर्थन मूल्य जो बढ़ाया गया है केंद्र सरकार, वो बढ़ी हुई दर छत्तीसगढ़ सरकार नहीं दे रही है। और झारखंड और बिहार को देखिए, वह 1100, 1200, 1300 रुपये में धान बेचने को मजबूर हो रहे। कहाँ है आपकी समर्थन मूल्य की नीति? हमें तो चाहिए लाभकारी समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी। आज बिल्कुल सरकार के कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। और किसानों का अगर कोई भी आवाज उठाए तो ये दमन करता है, और ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाली है। और जो दिल्ली का आंदोलन हो रहा है उसमें पूरे देश के किसान संगठन का समर्थन है। आज छत्तीसगढ़ को देखिए, यहाँ भी भारतमाला परियोजना में हमारे आरंग क्षेत्र में 2 गुना भर दे रहा है, उसको 4 गुना देना चाहिए। बिल्कुल 5 किलोमीटर आगे 4 गुना दे रहा है। इस प्रकार की अनियमितता क्यों? तमाम तरीके के निश्चित रूप से आंदोलन दिल्ली का नहीं है, ये पूरे देश का आंदोलन है। और जरूरत पड़ेगी तो गांव-गांव से आंदोलन उठेगा। सांसद विधायक को घुसना मुश्किल हो जाएगा। सरकार से निवेदन है वो जल्द ही मान ले। आखिर उपराष्ट्रपति को कहना पड़ा कि जो वादा किया उसको क्यों नहीं पूरा किया जाता। चलिए, इसकी तो बात रखना चाहिए। हाँ, चलिए ठीक है। आबिद जी, आपसे जानना चाहेंगे, हालांकि देखा जाए तो आप सवाल उठा रहे हैं कि किसानों को लेकर, और देखा जाए तो एक तरफा अभी चाहे जहां चुनाव हुए, चाहे अगर बात की जाए हरियाणा की या फिर विदर्भ की बात की जाए, ठीक है, दोनों ही जगह किसान है और दोनों ही जगह बीजेपी को जीत मिली है। तो अगर किसान आक्रोशित होते, जन आक्रोश होता, तो ये जनादेश जो है वो बीजेपी के पक्ष में क्यों जा रहा है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है खुशी। और हम लगातार इस बात को कह रहे हैं कि देश में संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। और मैं आपको कल की घटना बताऊं कि देश में महाराष्ट्र में जहां पर इलेक्शन हुआ है, जहां की आप बात कर रहे हैं, लगातार वहां का जो जनादेश है उसकी ये खबरें आ रही हैं कि ये जनता का जनादेश नहीं है। और इसी संदेह को लेकर वहां के मानसपुरा गांव के लोगों ने एक खुद के पैसे इकट्ठे करके वहां से अपना एक मॉक ड्रिल टाइप का मतदान करने का फैसला किया। पोस्टर लगे, सब चीजें हुई, और उन्होंने बैलेट पेपर से मतदान करवाने का निर्णय लिया। आप कल्पना करिए कि डरी हुई सरकार जो 230 विधानसभा में अपनी सीटें लेकर आई है, उस छोटे से गांव में सरकार के द्वारा कर्फ्यू लगा दिया गया। एसपी, कलेक्टर वहां पर ऐसे पहुंच गए कि जैसे न जाने देश के खिलाफ कौन सा बड़ा माहौल हो रहा है। तो ये जनादेश किस तरह से आ रहे हैं, इस बात को आपको हमको समझना होगा। आखिर क्या डर था? 1900 वोट से वहां पर थे उस गांव में। यदि वो लोग, वहां के मतदाता अपनी शंका को दूर करना चाह रहे थे, तो इसमें किसी सरकार को क्या दिक्कत होना चाहिए? भाई, चुनाव होते हैं, जनता के लिए होते हैं, जनता के द्वारा होते हैं, और जनता के जन कल्याण के लिए होते हैं। यानी अमित जी, आपके ये कहने का मतलब है कि जो वहां की जनता ने जो वोट दिया है, वो परिणाम जो है, वो जो वोट दिया उसके अकॉर्डिंग नहीं आया। मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो कल मानसपुरा गांव के लोगों के द्वारा जो मतदान बैलेट पेपर से की जाने की व्यवस्था की गई थी, खुद के पैसे खर्च कर, आखिर सरकार ने उसको क्यों रोका?
वहां पर कर्फ्यू क्यों लगाया गया, मैं तो इतना पूछना चाहता हूँ। हालांकि बात यहाँ पर अमित जी वो रही है, बात यहाँ पर है, चाहे वो बात की जाए, वो एक गांव की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, बात पूरे विदर्भ की, पूरे हरियाणा की हो रही है। क्योंकि देखा जाए तो किसान अगर नाराज हैं तो ये जो जनादेश है वो जा तो बीजेपी के पक्ष में रहा है ना। मैं तो सैकड़ों जगह की आपको बता सकता हूँ कि कहाँ कहाँ क्या क्या स्थितियां हैं। मैं सिर्फ एक गांव का आपको इसलिए उदाहरण दिया है मैंने, आपके चैनल पे चूंकि समय कम है, मैं सैकड़ों जगह के ऐसे उदाहरण दे सकता हूँ। चूंकि आपने मुझसे ये प्रश्न करा है कि यदि जनादेश जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहा है तो किसान कैसे नाराज हो सकता है, तो मैंने किसानों की बात आपको बताई है। कई जगह शहरी इलाकों में भी ये बात सामने आ रही है, तो मैं आप कहें तो मैं सारी जगह का आपके सामने पटल पर रख सकता हूँ। चलिए ठीक है, इससे लेकर जवाब ले लेंगे डॉक्टर प्रेम व्यासी से। नहीं, मुझे पहले तो सबसे पहले आदरणीय तावरे जी बहुत प्रबुद्ध प्रवक्ता है, मुझे बताए कि वो संविधान अंतर्गत सही है, उचित है या गलत है, और अगर संविधान के अनुचित है तो क्या उन पर कार्रवाई उचित है या अनुचित है। क्या कोई भी गांव, कोई भी शहर, कोई भी कस्बा ये तय कर सकता है कि हम जो है बैलेट पेपर से चुनाव करेंगे, हम बैलेट पेपर से वोटिंग करेंगे? क्या अधिकार उनके पास है? अगर है तो फिर संविधान की क्या आवश्यकता है? जैसे आपने 1976 में संविधान को परिवर्तित कर दिया था, 91 में आपने वर्शिप एक्ट लाके परिवर्तित कर दिया, 2013 में आपने एक तरफा निर्णय जो है वक्फ बोर्ड को लेके ले लिया, और यहाँ पर भी आप वही प्रयास कर रहे हैं कि भारत में अराजकता कैसे फैले। आज अगर यह मैसेज पूरे वर्ल्ड में जाता है, पूरे वर्ल्ड में भारत के चुनाव प्रक्रिया की तारीफ होती है, और वहीं पर यह मैसेज अगर जाएगा तो क्या उचित है? तो पहले कांग्रेस ये तय कर ले कि वो संवैधानिक प्रक्रियाओं के खिलाफ है, असंवैधानिक प्रक्रियाओं के साथ है या खिलाफ है। दूसरी बात है, इन्होंने कहा कि किसान के हित में काम नहीं हुए। किसान के हित में ही पहले आपके समय पर स्वामीनाथन आयोग 5 और 6 में आई थी, 13-14 तक आपने लगभग 5 रिपोर्ट पेश हुई, एक भी रिपोर्ट पर संज्ञान नहीं लिया और उसको धत्ता बता दिया। उसके बाद में जब हमारी सरकार आई, हमने किसानों से वादा करा, 29 सदस्यीय समिति का निर्णय लगभग 12 जुलाई 2022 को हुआ, और उसके बाद में कई सारे सुझाव आए। चूंकि टेक्निकली इम्प्लांट करने में समय लगता है, इसीलिए सभी मांगों के ऊपर चर्चा की जा रही है, समय आने पर उसको प्रदर्शित किया जाएगा। वहीं आप देखेंगे तो गेहूं पर पूर्व में 1400 रुपए वर्षों से कांग्रेस दे रही थी, उसको हमने बढ़ाया, लगभग 2275 करा, जौ का समर्थन 1850 करा, उसके बाद में चने का जो है 3100 था 5400 करा, मसूर का 2900 था उसको 6400 करा, रैपिड सरसों का 3000 जो वर्षों से चला आ रहा था उसको 5650 करा, कुसुम को 3000 से बढ़ाकर 5800 करा। उसके बाद में किसान क्रेडिट कार्ड को लेके किसान कई समय से मांग कर रहे थे, 7 लाख करोड़ से बढ़ाकर 25 लाख करोड़ करा, 3 से 4% पर ही पड़ता है अगर ओवरऑल आकलन करें। चलिए ठीक है, ठीक है प्रेम व्यास जी, चलिए ठीक है, प्रेम व्यास जी का कहना है कि 22 फसलों पर एमएसपी दी गई। हालांकि अमित जी आपसे ही जानना चाहेंगे कि अगर ये लिखित क्यों नहीं दी, ये बात दी जाती है कि अगर जो किसानों की मांग है C2+50% फॉर्मूले पर एमएसपी देने की मांग कर रहे हैं, वो अगर ठीक है आपकी सरकार आ जाती है तो ये क्या लागू कर दिया जाएगा? ये लिखित क्यों नहीं दिया जाता? अमित जी देखिए, शायद आप भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरह समझ नहीं पाती हैं। हमारे पार्टी के नेता और हमारे इंडिया गठबंधन के नेता लगातार इस बात को बोल रहे हैं कि ईवीएम के चुनाव से जीतकर ईवीएम को हटाने का काम हम करेंगे। ये लगातार हर मंच से हम बोल रहे हैं। नहीं, यहाँ पर बात किसानों की मांग की कर रहे हैं, किसानों की मांग की कर रहे हैं अमित जी, कि उनकी जो मांग है C2+50% फॉर्मूला जो मांग किसान कर रहे हैं, ठीक है, कि इस फॉर्मूले के आधार पर एमएसपी गारंटी लागू की जाए, ये मांग है किसानों की। तो आपसे बस इतना जानना चाहते हैं कि लिखित ये चीज क्यों नहीं दी जाती है कि अगर सरकार आ गई तो ये मांग पूरी कर दी जाएगी उनकी? एक बार नहीं, राहुल गांधी जी कई बार इस बात को बोल चुके हैं, क्योंकि अभी जिम्मेदारी जो है वो सत्ता पक्ष की है। हम तो कई बातों को बोल रहे हैं, हम तो हमारे सैनिकों के लिए भी पेंशन की जो बात है वो कह रहे हैं, हम तो बेरोजगारों के लिए भी बात कर रहे हैं, हम तो जो जातिगत जनगणना की बात भी हम कर रहे हैं। जिस दिन हम जनादेश में आ जाएंगे, जिस दिन हमको जनादेश मिलेगा, निश्चित तौर पर ये सारे काम जो हमारी प्रायोरिटी में है हम लगातार करेंगे। चलिए अमित जी, जब अगर जनादेश मिल गया तो ये जो मांगे हैं वो ये मांगे पूरी होंगी किसानों की? इससे भी ज्यादा ये कांग्रेस पार्टी किसानों, जवानों, नौजवानों की पार्टी है। ये आप इतिहास उठाकर देखिए कि किसानों का सबसे बड़ा कर्जा
इस देश में सोनिया गांधी जी की अध्यक्षता वाली यूपीए सरकार ने ही माफ किया था। चलिए ठीक है, प्रेम व्यास जी जवाब दे दीजिए। देखिए, मेरा तो सिर्फ सीधा सा प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में आपकी सरकार है, दे दीजिए, और देश में एक जो है स्थापित करिए एक कीर्तिमान कि हमने हिमाचल में दे दिया और कर्नाटका में दे दिया। हिमाचल में आप ये कह के आए थे किसानों से कि किसान अपनी उपज का मूल्य खुद तय करेगा, वहीं जब किसान संगठन पहुंचे तो उनको जो है हास्यास्पद तरीके से लिया गया कि क्या ऐसा संभव है कि किसान अपनी फसल का जो है उपज का मूल्य खुद तय करेगा। दूसरा, 1 लाख जॉब्स की बात कही गई थी, सुक्खू सरकार द्वारा आते ही बदल दिया गया कि हमने 1 लाख बात नहीं की, जबकि ऑन रिकॉर्डेड है 1 लाख प्लस 4 लाख, मतलब 1 लाख सरकारी प्लस 4 लाख जो है गैर सरकारी। तो इस तरह से बदलना कांग्रेस में, कर्नाटका में आप बताइए ना, दे दिया एमएसपी। तो पहले आप जहां पर है वहां से प्रारंभ करिए, उसके बाद में देश के अन्य स्थान पर चर्चा करिए। चलिए ठीक है, अमित जी छोटा सा जवाब चाहेंगे आपसे इसका। देखिए, मध्य प्रदेश की बात से स्टार्ट करता हूं मैं। मेरे भाई बहुत अच्छे हमारे वक्ता हैं, तो वो इस बात को समझते होंगे कि सरकार जो होती है वो 5 साल के लिए होती है। हालांकि वो बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि झूठ बोलने वाली पार्टी में से है। लगातार इनके नेता ये बोलते रहे एक भी किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ, लेकिन जब विधानसभा के पटल पर कृषि मंत्री इनके तत्कालीन कमल पटेल जी से जब पूछा गया, उनने कहा हाँ 27 लाख किसानों का कर्जा जो है वो कमलनाथ जी की सरकार ने माफ किया था। तो जब ऐसे लोग जो लगातार झूठ बोले, उनकी बात का क्या जवाब दिया जाएगा। और रही बात, मैंने तो आपको कहा इस देश में सबसे बड़ा किसानों का कर्जा जो माफ किया था वो तो हमारी यूपीए सरकार ने किया था। ठीक है अमित जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो जो कर्जा किसानों का माफ होना था वो अडानी और अंबानी का किया है। चलिए ठीक है, इससे पता चलता है कि इनकी प्रायोरिटी कौन। ठीक है अमित जी, पारस जी से इसका जवाब लेना चाहेंगे। पारस जी, आपसे जानना चाहेंगे कि दोनों ही पार्टियां आपके सामने है, देखा जाए तो हालांकि किसान आंदोलन कर रहे हैं, और किसान आंदोलन आज से नहीं कर रहे हैं, किसान काफी बीते कई वक्त से आंदोलन कर रहे हैं, और सारी बातें भी आपके सामने हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कौन है, मतलब किसान हितैषी सरकार कौन सी है? नहीं, अगर वास्तविक में दोनों पार्टी अगर किसान हितैषी होते तो आज स्वामीनाथन आयोग का सिफारिश लागू हो गया होता, C2+50 के आधार पर किसानों को समर्थन मूल्य मिल गया होता। हम चाहे कुछ भी हो, अब तक जो सरकार है जनता द्वारा चुनी गई है, किसानों द्वारा चुनी गई है, और इस डिबेट के माध्यम से मैं पुरजोर निवेदन करता हूं कि समर्थन मूल्य है जो लागत के आधार पर तय होना चाहिए। आज धान की लागत 3,000 रुपए प्रति क्विंटल आता है, उसमें 50% लाभांश जोड़कर लाभकारी मूल्य घोषित होना चाहिए और समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी देनी चाहिए। अभी बोल रहे थे कि हम सब मांगे पूरी कर दी। ये किसान सम्मान निधि है, वो देश 1/4 किसानों को मिलता है, सिर्फ 1/4, वो भी 6,000 रुपया मिलता है। क्या होता है इसे? ये सब फिजूल की योजना, उसको बंद कर देना चाहिए। वो सिर्फ समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी दे, लाभकारी समर्थन मूल्य की, किसान को और कुछ भी नहीं चाहिए। हमें मुफ्त में कुछ भी नहीं चाहिए। हमारी जो लागत आती है उसमें लाभकारी मूल्य जोड़ करके एक अच्छा मूल्य मिलना चाहिए किसानों को, दूध, फल, सब्जी, ताकि किसान समृद्ध हो, और किसान समृद्ध होगा तो देश समृद्ध होगा। अन्यथा किसान अगर प्रताड़ित होते रहेंगे तो ये देश नहीं टिक पाएगा। जी पारस जी, फिलहाल देखने वाली बात होगी कि किसानों की मांगे कब मानी जाती है। फिलहाल समय की कमी होने के चलते इस चर्चा को ही रोकना चाहेंगे। आप तीनों ही मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देश में किसानों को लेकर एक बार फिर सियासत गर्मा उठी, और देखा जाए तो एक बार फिर किसान आंदोलन की तैयारी में है। तो देखने वाली बात होगी कि यह घमासान कब थमता है। आईएनए एनालिसिस में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।